इतना बड़ा बहुमत, इतना बड़ा मैंडेट मध्य प्रदेश में 164 सीटें नरोत्तम मिश्रा हार जाते हैं। इससे शुरू करके फिर बीजेपी के टेकअवे से बात करते हैं। देखिए, नरोत्तम मिश्रा, मुझे लगता है जितना मैं नरोत्तम मिश्रा को समझ पाया और जो मेरी जानकारी है, एक्चुअली जो जनता को जनार्दन कहते हैं ना, तो अंतिम फैसला जब जनता करती है तो तमाम चीजों को अपने दिमाग में रखती है। जनता वैसे प्रतिनिधि को ढूंढना चाहती है या जिताना चाहती है जिससे वो ठीक तरीके से कनेक्ट हो सके और साथ ही साथ उसके पास आसानी से पहुंच सके। जैसा कि आप खुद अभी बता रहे थे कि उनका जो हैवी वेट वाला या उनसे डर वाली जो बात थी, जाहिर तौर पर ये उनके लिए सबसे बड़ा शत्रु का काम की। हर समय एक तेवर में रहना, एक कलेवर में रहना, उनका बॉडी लैंग्वेज एक डिफरेंट दिखना और साथ ही साथ हर चीज पर कुछ ना कुछ बोल देना, तो जाहिर तौर पर जनता उनसे जुड़ नहीं पाई थी। और जो वीवीआईपी कल्चर, क्योंकि उनके पास मिनिस्ट्री भी होम मिनिस्ट्री था, आप समझ सकते हैं पुलिस जैसी ताकत अगर आपके पास आ जाती है तो किसी राज्य में आप इतने ताकतवर दिखने लगते हैं कि जाहिर तौर पर या तो आप बहुत पॉपुलर हो सकते हैं या लोग आपसे बहुत दूर जा सकते हैं। तो पुलिसों के बीच में घिरे रहना, गृह मंत्री बने रहना, हर चीज में नरोत्तम मिश्रा का नाम आना, उनकी दबंग वाली छवि, वो तिलक लगाते हुए मूछें ऐंठ करके बात करना, ये सारा जो पोस्चरिंग उनका था वो जाहिर तौर पर उनके खिलाफ गया। नहीं तो आप ये सोचिए कि जिस मध्य प्रदेश में बीजेपी 164 सीटें जीत रही हो, वहां पर नरोत्तम मिश्रा जैसा मंत्री हार कैसे सकता है? फग्गन सिंह कुलस्ते जैसा व्यक्ति हार कैसे सकता है? मुझे लगता है कि इससे बिल्कुल एक चीज क्लियर है कि जो इंडिविजुअल लाइकिंग और डिसलाइकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके लिए इतनी ज्यादा डिसलाइकिंग्स हो गई कि उसका परिणाम आपको सामने दिखाई पड़ रहा है कि ये कैसे आ रहे। इसलिए नरोत्तम मिश्रा के सवाल पर मेरा यही जवाब होगा। जहां तक सवाल है बीजेपी के लिए क्या टेक अवेज है, तो देखिए बीजेपी के लिए टेक अवेज जो है उसको बड़े ही तरीके से प्रधानमंत्री ने सब कुछ सामने रख दिया अपने स्पीच में। यह बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से कांग्रेस चुनाव हारी है, कांग्रेस अब घुटने के बल आएगी और जाहिर तौर पर क्षेत्रीय दलों को वो भाव देने की कोशिश करेगी। अब देखिए, कांग्रेस बेहतर गठबंधन के लिए तैयार होगी क्योंकि ये उसकी मजबूरी है और ये बेहतर गठबंधन फिर से बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जिसको तुरंत प्रधानमंत्री ने पहचान लिया और प्रधानमंत्री ने इस बात को दोहराया कि ये लोग फिर से जाति का कार्ड कैसे खेल सकते हैं, इसके लिए आप तैयार रहिएगा क्योंकि ये लोग सारे उन्होंने अपने तरीके से घमंडिया गठबंधन और ये सारी बातें कही, लेकिन जाति कार्ड आगे खेलने को मिल सकता है और इससे बीजेपी कैसे निपटेगी? क्योंकि देखिए, जाति का कार्ड कांग्रेस ने खेलने की कोशिश की पर लोगों में विश्वास नहीं जमा पाई। जो कांग्रेस पिछले कई दशकों में एंटी मंडल, एंटी ओबीसी नजर आई, वो अचानक जातीय जनगणना की बात करने लगी। वो कहने लगी कि आपको नौकरी इसलिए नहीं मिला क्योंकि जातीय जनगणना नहीं हो रहा है। अब सोचिए, एक तरफ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ओबीसी से मुख्यमंत्री हो और कांग्रेस कह रही हो कि भाई ओबीसी का अभी तक विकास क्यों नहीं हुआ, और दूसरी तरफ आप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार किनको बना रहे? तो कमलनाथ ओबीसी थे क्या? तो कथनी और करनी में अगर इतना फर्क दिखेगा, और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री कौन ओबीसी बनेगा? अगर कांग्रेस से होगा तो राहुल गांधी बनेंगे, तो वो भी ओबीसी नहीं है। तो बीजेपी कांग्रेस के सामने तो बेहतर काट रख पाई, लेकिन क्या ये नीतीश लालू के सामने रख पाएगी? क्या ये अखिलेश यादव के सामने रख पाएगी? क्या ये ममता बनर्जी के सामने रख पाएगी? क्या ये सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, जो बड़े नेता हैं, जो अपनी जगह और जमीन पर मजबूत सियासी पकड़ रखते हैं, उनके सामने बड़ी चुनौती इनको झेलना पड़ सकता है। इसलिए बीजेपी के सुप्रीम लीडर ने अपने कार्यकर्ताओं को अभी से ही आगाह कर दिया और एक चीज बड़ा साफ दिखाई पड़ा कि बीजेपी आने वाले समय में यही वंशवाद, भ्रष्टाचार और राष्ट्रीयता, इन तीन मुद्दों को
काफी ज्यादा सामने रखेगी और जाहिर तौर पर इनको आगे रखते हुए, और राष्ट्रीयता में हिंदुत्व वगैरह तमाम चीजें आ जाती हैं, तो इनको आगे रखते हुए चुनाव लड़ेगी। और जाहिर तौर पर इनके पास तो रुक का इक्का प्रधानमंत्री हैं, उनको सामने रखते हुए चुनाव लड़ा जाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि जिस रणनीति, बेहतर तालमेल, तौर तरीके से बीजेपी ने इन तीनों राज्यों में चुनाव जीता है, लोकसभा में तो खुद प्रधानमंत्री ही प्लेयर होंगे, दूल्हे के रूप में वही होंगे। वहां कोई इनडायरेक्ट वोटिंग नहीं होगी कि उनके लिए मांग रहे हैं और मेरे चेहरे पर वोट दो। वहां तो दूल्हा ही वही होंगे, उन्हीं के चेहरे पर वोट मांगा जाएगा। तो ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि इतनी बड़ी जीत जरूर हुई है, पर मुझे नहीं लगता जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने काडर को आगाह किया है, कहा है कि आप रुकिए नहीं, आप थकिए नहीं, आप चलते रहिए, आगे चुनौती और भी बड़ी है। तो ये बीजेपी जैसी पार्टी ही कर सकती है। आज जीत हुई है, अब कल से देखिएगा लोकसभा की रणनीति बननी तय हो जाएगी। इनके स्ट्रैटेजिस्ट अभी से ही ऐसे ऐसे लोगों को सीएम फेस का चेहरा तय करेंगे जिनको लेकर के ये कॉन्फिडेंट होंगे कि लोकसभा में उनसे फायदा होगा। ये नहीं देखेंगे कि ये मेरा लॉयल है या कितना मेरा वफादार है या क्या है, ये सब सारी चीजें ये साइड रखेंगे। ये देखेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना प्रोडक्टिव रहने वाला। मुझे लगता है कि मेरा टेक अवेज यही है कि बीजेपी इन तमाम चीजों को सामने देख रही है और उसके हिसाब से रणनीति बना रही है। जैसे इन 3 राज्यों में चुनाव बीजेपी लड़ी है, अगर वैसे ही लड़ पाने में सफल रहती है तो जाहिर तौर पर 2024 जो इन्होंने कहा ना कि ये हैट्रिक मिला है, जो कि 2024 की हैट्रिक की गारंटी है, तो अगर इस तरीके से चला तो जाहिर तौर पर 2024 की हैट्रिक की गारंटी बन सकती। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि ये एक तरीके से उनकी स्ट्रेटेजी का विस्तार ज्यादा है कि उनको समझ में आ गया है कि अब किस स्ट्रेटेजी से विपक्ष का सामना करना है। कि हालांकि आप ये भी आशंका जता रहे हैं कि अब विपक्ष और एकजुट होगा। विपक्ष की एकजुटता की जब बात आई है तो हम इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ेंगे कि उसको लेकर क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। ब्रिजेश जी, थोड़ा टेकअवेज हल्का फुल्का मुझे बताइए, बीजेपी के लिए क्या है, बीजेपी के लिए टेकअवेज क्या है बीजेपी के लिए, देखिए, और उसके बाद इंडिया गठबंधन आप किस तरीके से विपक्ष खुद को शेप करने वाला है। देखिए, आप हमेशा जानिएगा बीजेपी की आप पॉलिटिक्स देखिए, बीजेपी की सबसे बड़ी जो तेज जो शिकार करने वाला जानवर होता है वो बहुत ही निम्बल फुटेड होता है। बीजेपी की सबसे घातक चीज बीजेपी की कोर्स करेक्शन करने की ताकत है। आप याद करिए, किसान आंदोलन चल रहा था, देश विदेश पता नहीं कहां से पूरा विपक्ष, पूरा मीडिया सरकार को घेरे हुआ था, सरकार एकदम किसी की नहीं सुन रही थी। और एक सुबह प्रधानमंत्री ने तुरंत एक मैसेज दिया और कहा मैं किसान भाइयों को समझा नहीं पाया, मैं उनसे माफी मांगता हूं। वो खत्म हुआ। एक बार चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, बीजेपी ने दोबारा प्रचंड जीत हासिल की। जो भाजपा की जो रूथलेस प्रैग्मेटिज्म है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो वो कोर्स करेक्शन करते हैं, चाहे वो अमित शाह हो वो कोर्स करेक्शन करते हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज भाजपा की है कि जो इनकी जो 24 घंटे चुनाव लड़ने की, जो बहुत ही डॉक्यूमेंटेड है, मैं उस पर बोल के और वक्त जाया नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यदि आप इसको दूसरी तरफ से देखिए, आप 2017 का चुनाव देखिए, 2000 जब ये यूपी का जो चुनाव हुआ 22 का, आप 22 के चुनाव को देखिए, भाजपा कितने लंबे समय से लगी रही और कोविड हुआ, तमाम चीज हुई। सपा ने वो चुनाव सिर्फ 6 महीने में लड़ा। सपा ने वो चुनाव सिर्फ 6 महीने में लड़ा। और 6 महीने का चुनाव लड़ना और पूरे टाइम चुनाव लड़ने के बीच क्या अंतर होता है, ये आपको रिजल्ट में भी दिखा, ये आपको तमाम चीजों में भी दिखा।